नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीटी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। आपको बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर सबकी नजर है और क्या कुछ चल रहा है खेल और अर्थ जगत में। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत देश भर के युवाओं से की वर्चुअली बात। पीएम मोदी ने कहा, विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा जरूरी, हर एक युवा को नशे से है बचाना। राष्ट्रपति भवन में मनाया गया राष्ट्रपति के अंगरक्षकों की विरासत का जश्न। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहली सोल्जर थॉन को दिखाई हरी झंडी। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली को लेकर छात्रों का धरना प्रदर्शन जारी। छात्रों ने की भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग। ट्रंप ने ईरान पर आखिरी समय में टाली हमले की योजना। ट्रंप ने कहा, ईरान और मिडिल ईस्ट के देशों के कहने पर लिया फैसला। समझौते की रूपरेखा बनने का भी किया दावा। और राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आज अंतिम दिन। आज भारत जूडो और ट्रैक साइकिलिंग में पेश करेगा चुनौती। अब तक 13 स्वर्ण समेत 39 पदक जीतकर भारत चौथे स्थान पर। नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत देश भर के युवाओं से वर्चुअली बात की है। और इस राष्ट्रव्यापी पहल का उद्देश्य युवाओं को विकसित भारत के विजन से जोड़ना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा युवाओं के सपनों को तोड़ता है, परिवार बर्बाद कर देता है और उसके बाद खतरा देश पर भी मंडराने लगता है। आज के युवा स्टार्टअप्स की दुनिया में छाए हैं, एआई को लीड कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में तिरंगा लहरा रहे हैं, स्पेस से लेकर साइंस तक नए कीर्तिमान बना रहे हैं। लेकिन साथियों, जब कोई युवा अगर ड्रग्स के एडिक्शन में फंस जाए तो केवल एक युवा नहीं हारता, एक सपना हार जाता है, एक सपने का बाल मृत्यु हो जाती है, एक परिवार हार जाता है, पूरा का पूरा परिवार टूट जाता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके हमारे देश के युवाओं को इस नशे की लत में खींचने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखते हैं। ड्रग्स सप्लाई कर करके कमाई करना और हमारे जैसे देश को तबाह करना, यह भी उनकी आतंकी साजिश का हिस्सा होता है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है। नशे के खतरों, उनसे बचने के संकल्प और उपायों पर भी चर्चा की। जो युवा नशे के शिकार हो चुके हैं उन्हें वापस राह पर लाने के लिए भी उन्होंने अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे युवाओं के लिए परिजनों की भूमिका, परिवार के दायित्व और समाज के सहयोग कारगर साबित हो सकते हैं। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि सरकार भी नशे के संगठन को खत्म करने के लिए बड़ी जिम्मेदारी और सख्ती के साथ लगातार काम कर रही है। ड्रग्स के खिलाफ अभियान में आज सरकार भी मजबूती से युवाओं के साथ खड़ी है। देश में नशे के कारोबारियों और तस्करों पर सख्ती के साथ कार्रवाई हो रही है। पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। हजारों करोड़ रुपए की ड्रग्स भी जब्त की गई है।
ये दिखाता है कि ड्रग्स के खिलाफ हमारी सरकार कितनी सख्त है। और नशे के खिलाफ माई भारत द्वारा शुरू किए गए अभियान को अगले 100 सप्ताह तक चलाए जाने के आग्रह प्रधानमंत्री ने किया है। उन्होंने संत समाज और अन्य संगठनों से भी अपील की है कि आने वाले 100 रविवार नशे के खिलाफ जागरूकता और जन अभियान चलाएं। लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा। आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम हो गए, 100 मजबूत स्टेप्स। तो 100 रविवार 100 मजबूत कदमों के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान की शुरुआत की और इसके तहत युवाओं को नशे से बचाने और विकसित भारत के संकल्प से जोड़ने की मुहिम देश भर में चलाई जा रही है। क्या कहेंगे, नशा मुक्त युवा विकसित भारत जैसे अभियान युवाओं की सोच में कितना ज्यादा बदलाव लेकर आ सकते हैं? देखिए, युवा नशा मुक्त हो और समाज नशा मुक्त हो उस दिशा में कई स्तर पर मोदी सरकार काम कर रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि पहले के मुकाबले ज्यादा कठोरता बरती गई है और आप देखिए कि देश भर में एक अभियान चलाया गया है जिससे जहां जहां से भी नशा आ सकता है उन जगहों पर सख्ती की गई है और नशे को नष्ट करने का एक बड़ा अभियान हम देख रहे हैं कि वो चलाया जा रहा है, उसमें सफलता मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कई प्रमुख बातों को रेखांकित किया है। उसमें किस तरह से कैंपस में, किस तरह से कॉलेजों के अंदर युवाओं के बीच एक नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया जा सकता है। उसमें जो अध्यापकों की जो महत्वपूर्ण भूमिका है उसको भी रेखांकित किया गया है कि कैसे छात्रों को ये बात बताई जा सकती है कि नशा से दूर रहना है, नशे के खिलाफ अभियान में एक अगुवाई करनी है, हिस्सेदारी करनी है, जिससे कोई भी युवा नशे का शिकार ना हो। हम जानते हैं कि एक नाट्य मंचन के जरिए किस तरह से नशे के नुकसान के बारे में भी जानकारी दी गई। देखिए, पहली तो ये कोशिश की जाती है कि कोई भी युवा नशे का शिकार ना हो और अब हम जानते हैं कि नशा मुक्त जो केंद्र है वो भी अब आप देखें देश भर में तमाम जगहों पर खुले हैं। तो ऐसे युवा जो किसी कारणवश नशे के शिकार हो जाते हैं उनको नशे से बाहर लाने का काम भी एक प्रयास भी किया जाए। हाँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र भी किया कि जो नशे के खिलाफ जंग लड़कर, यानी जो नशे के आदी हो चुके थे और उससे जंग लड़कर जो नशे से बाहर आए हैं वो योद्धा है, वो युवा एक तरह से योद्धा है। तो कई स्तर पर ये काम हो रहा है क्योंकि हम जानते हैं कि विकसित भारत जो अभियान है, जो भारत को विकसित बनाने का जो संकल्प है उसमें युवाओं की सबसे बड़ी भूमिका है। और उसमें आप देखें युवाओं को तमाम कार्यक्रमों से जोड़ा जा रहा है, चाहे आप खेलो इंडिया की बात करें या फिर अन्य कार्यक्रमों की बात करें। और अब नशा मुक्त युवा हो विकसित भारत संकल्प अभियान, ये बहुत इसमें जिसमें आप देखें कि करोड़ की संख्या में युवाओं को जोड़ा जा रहा है। यानी कि शैलेंद्र, ये कहना गलत नहीं होगा कि देश ने विकसित भारत का जो ये लक्ष्य तय किया है इसके लिए बेहद जरूरी ये है कि देश का युवा तन से भी स्वस्थ हो, मन से भी स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी जो घातक आदतें हैं उनसे दूर रहे। जरूरी ये भी है कि युवा नशे के खतरे को समझे और खुद ब खुद उससे दूर जाने का प्रयास करे। देखिए सहला, हम जानते हैं कि नशे के कई रूप है। आप देखें कि अब सिंथेटिक ड्रग्स और सूखे नशे की भी एक समस्या देखने को मिलती है। तो युवा जागरूक रहे और इस तरह के जो नशे हैं, जो नशा होते हैं उन पर रोकथाम की एक कड़ाई से पालन हमने देखा है कि बीते वर्षों में किया जा रहा है और उसका एक सकारात्मक परिणाम भी निकला है। तो युवा जागरूक हों कि किन किन तरह के नशा के शिकार उन्हें बनाया जा सकता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए युवाओं की जागरूकता और युवाओं की नशे के खिलाफ अभियान में एक भागीदारी हो, ये सुनिश्चित करने की कोशिश हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज आप देखें कि 1 करोड़ युवा से 1 करोड़ लोगों से जुड़ते हैं, देश भर में जो कार्यक्रम हुआ उसमें आप देखें कि इससे जागरूकता फैलेगी। पहली बात तो ये कि नशा किस तरह से किसी परिवार को बर्बाद कर सकता है, सिर्फ व्यक्ति उसका शिकार नहीं होता,
पूरा परिवार शिकार होता है, किस तरह से एक युवा अपने लक्ष्य से भटक जाता है, अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाता और नशा उनको गिरफ्त में ले रखता है। इस बात को पूरी तरह से युवा जाने, इसके खतरे को लेकर जाने, ये एक अभियान का प्रमुख हिस्सा है। और दूसरी तरफ की जो नशे से शिकार युवा हैं, उनको नशे छुड़ाने के लिए आप जानते हैं कि जो नशा मुक्ति केंद्र है, वहां पर हम देख रहे हैं कि उसमें ये कोशिश की जा रही है कि जो युवा शिकार हो चुके हैं उनको हाँ। नशे से मुक्त किया जाए। तो और ये समाज बताइए में शैलेंद्र युवा कि आगे अगर आए। जो युवा नशे की आदत लग चुकी है जिनको पहले से, तो क्या कुछ उनके पुनर्वास के लिए कदम सरकार द्वारा उठाए जाएंगे? क्या कुछ जो परिवार हैं उन्हें उठाना चाहिए? किस तरह से उन्हें नशे से मुक्ति की ओर ले जाना चाहिए? देखो, पहली बात तो है कि एक ऐसा माहौल बने कि हर कोई, खासतौर पर युवा, जिनको एक तरह से टारगेट किया जाता है, वो इससे खतरे के बारे में जाने। इसीलिए कैंपस के अंदर जागरूकता अभियान हो, टीचर्स बताएं और एक सख्त निगरानी, जिससे कहीं भी जो आवाजाही है उस पर रोक लग सके, उस तरफ सरकार काम कर रही है। दूसरी बात आप कह रहे हैं कि जो नशे से शिकार हो चुके हैं, आप तो देखें कि नशा मुक्त केंद्र खोले गए हैं, वहां पर उनको नशा मुक्त बनाने की तरफ आगे बढ़ा जाए और ये जागरूकता फैलाई जाए युवाओं में कि अगर जो युवा नशे के शिकार है वो इस बात को लेकर घबराए मत कि वो उन मुक्त केंद्रों पर जाने से हिचकिचाए मत। वहां पर उनका इलाज हो सकता है, वहां उनको फिर से नशा मुक्त बनाया जा सकता है। नशे के जो आदत है उससे उनकी आदत लत छुड़वाई जा सकती है और फिर से वो अपना सामान्य जीवन, जो उनका एक सपना है, उसे वो पूरा कर सकते हैं। तो दो स्तर पर बात है। पहली बात तो है कि युवा नशे के शिकार हो ही ना, उससे जुड़ा जो नेटवर्क है उसे पूरा खत्म किया जाए। और दूसरी बात है कि अगर गलती से कोई युवा शिकार हो जाता है तो कैसे उसे नशा मुक्त बनाया जाए, कैसे उसको फिर से उसका जो सपना है देश में अपना योगदान करने का, अपने करियर में आगे बढ़ने का, उसकी तरफ उसे क्योंकि मोड़ा जाए। शैलेंद्र, हमने देखा है कि जो लोग नशे के आदी हो चुके होते हैं वो नशा ना मिलने पर इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि कई बार क्राइम भी कर बैठते हैं। तो क्या कुछ इसके लिए ऐसे कदम भी उठाए जाने चाहिए? क्योंकि आजकल देखिए डिजिटल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, तो नशा विरोधी जो जागरूकता फैलाने के लिए ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये कितने प्रभावी साबित हो सकते हैं? देखिए, कई तरीके से नशे के खिलाफ अभियान चलाए जा रहे हैं। आपने देखा कि एक नाट्य मंचन किया गया, इसमें एनएसडी के छात्रों ने हिस्सा लिया। डिजिटल अभियान आप देखते हैं कि टीवी चैनलों पर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकार इसमें ये बात बताती है युवाओं को कि कितना खतरा है नशे से। तीसरा जो सबसे प्रमुख बात है कि इसमें खुद युवा भागीदारी करे, क्योंकि ये युवाओं के लिए एक अभियान है नशे के खिलाफ, और युवा जाने समझे कि इससे उनका भविष्य बर्बाद हो सकता है और देश के विकास में वो जो योगदान दे सकते हैं, अपने परिवार के सपनों को पूरा कर सकते हैं। अगर वो नशे के गिरफ्त में आते हैं तो फिर ये सपना पूरा नहीं होगा। तो इसीलिए युवाओं को साथ लेकर इस अभियान को आगे बढ़ाने की बात कही जा रही है। और जो आने वाले 100 सप्ताह हैं उसमें आप देखेंगे कि पूरा जन अभियान चलेगा। तमाम कैंपसेज में, तमाम जगहों पर युवाओं को जोड़ा जाएगा। जो वॉलंटियर्स हैं हमारे भारत के, वो तो इसमें इस अभियान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा ही रहे हैं। तो यही सबसे महत्वपूर्ण होता है कि युवा नशे के खतरे में जाने, युवाओं को आगाह करें और समाज के लोग इस अभियान में हिस्सेदारी लें, जिससे कोई भी युवा भविष्य में नशे का शिकार न हो। समाज के लोगों की भागीदारी तो देखिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पहला जो पाठशाला कह सकते हैं वो हमारा परिवार और समाज ही होता है, तो उनकी भागीदारी बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ जो सामाजिक स्तर पर या फिर प्रशासनिक स्तर पर खेलों का आयोजन किया जा सकता है, कौशल विकास के अगर और ज्यादा जो है संभावनाएं बढ़ाई जाएं, या फिर रोजगार और ज्यादा लोगों को पहुंचे, बेरोजगारी थोड़ी और ज्यादा दूर हो, तो ये भी तमाम चीजें हैं जो कि युवाओं को नशे से दूर कर सकती हैं। चला, देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो है कि जब कोई युवा अपने सपनों को पूरा करना चाहता है तो उसका स्किल डेवलपमेंट हो, वो जो पढ़ाई करता है उसमें आगे मन लगाए। नशा क्या करता है कि वो उन सारे सपनों से दूर कर देता है। आप पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, आप के पास पैसे की कमी हो जाती है। जो पैसा आपके खाने पीने पे, अपना स्वास्थ्य बनाने में, पढ़ाई करने में लगना चाहिए, वो आप नशे में लगाना शुरू करते हैं। तो युवाओं को ये जानकारी हो, और जो युवा इसका शिकार हो जाए किसी वजह से, तो उसको भी एक समाज एक तरह से मदद करे कि वो इस नशे के लत से बाहर आ सके और एक सामान्य जीवन जी सके। इसीलिए इस पूरे अभियान की परिकल्पना की गई है और इसका एक दूरगामी असर होगा। जब हम देख रहे हैं कि देश में आज जहां जहां से, क्योंकि हम जानते हैं कि कुछ ऐसी ताकतें भी हैं जो नहीं चाहती कि भारत में युवा आगे बढ़े,
तो वहां पर भी आप देखें कि सख्ती की गई है। और जो रूट्स हैं जहां से कहा जा रहा है कि नशा भारत में आ सकता है, वहां पर अब देखें कि बहुत सख्ती की गई है। और आप देखते हैं, अगर आप पिछले 1 वर्षों में देखें तो ड्रग्स किस तरह से जलाए गए हैं भारत के अंदर, जब्ती के जो मामले हैं वो बहुत बड़े हैं। तो ये तो एक रोकथाम की बात हुई, दूसरी जागरूकता की बात हुई, और तीसरी जो युवा शिकार हैं उन्हें कैसे नशे के लत से बाहर निकाले, उस दिशा में काम किया जा रहा है। तो जाहिर है कि जब कैंपस में इस बारे में जागरूकता होगी, टीचर्स बताएंगे, अभियान से युवा जुड़ेंगे, युवा इसके खतरे से ज्यादा जागरूक होंगे, तो उस दिशा में हम आगे बढ़ सकेंगे। क्योंकि युवाओं की भागीदारी सबसे जरूरी है, युवा ही सबसे ज्यादा टारगेट किए जाते हैं। और हम जानते हैं कि हम विकसित भारत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारे युवा स्वस्थ हों, हमारे युवा अपने सपनों को पूरा कर सके, हाँ। उस दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश होती है। और इसके लिए जरूरी है कि वो नशा मुक्त रहे, नशे से दूर रहे। और हमने देखा है शैलेंद्र, जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी बात के लिए अपील की है युवाओं से, देशवासियों से, तो जन जन ने उसे हाथों हाथ लिया है। चाहे वो स्वच्छता की बात हो, जल शक्ति की बात हो, तमाम अभियान हमने देखे हैं जो कि जन आंदोलन बन गए और महाजन आंदोलन बन गए। अब हो सकता है कि प्रधानमंत्री के इस आह्वान को भी युवा जो है हाथों हाथ ले और नशे से मुक्ति की ओर भारत जो है आगे बढ़ता हुआ नजर आए। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब किसी अभियान की शुरुआत करते हैं तो वो जन आंदोलन बन जाता है। आपने स्वच्छता का जिक्र किया, खेलो इंडिया में आप देखिए कि पहले के मुकाबले आज कितने, इस वक्त आप देखिए कि हर दिन सुबह जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या शाम को आप खबर देखते हैं, तब तक एक पदक और जुड़ जाता है। और किस तरह से चर्चा हो रही है भारत के खेल प्रतिभाओं की, उसमें जो एक पॉलिसी बनाई गई, नीति बनाई गई, किस तरह से इससे युवाओं को जोड़ा गया, उसका अब असर हम देख रहे हैं। उसका असर अब हर जगह पर दिख रहा है कि खेलों से ज्यादा युवा जुड़ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक खासियत है कि कोई भी कार्यक्रम से सरकारी कार्यक्रम बनकर न रह जाए, उसमें जन भागीदारी हो, उसमें जिसके लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है उनकी भागीदारी हो। और ये पूरी उम्मीद है कि आप इसी कार्यक्रम में देखें कि देश भर से हजारों जगहों से जो न केवल बड़े बड़े नेता बल्कि युवा जिनके लिए कार्यक्रम किया जा रहा है वो जुड़े। और हम देखते हैं कि इस तरह के अभियान जब आगे बढ़ते हैं तो वो और उसमें प्रभावी होता चला जाता है। तो पूरी उम्मीद है, क्योंकि इसकी शुरुआत कोई आप कहें कि पहल एक दिन में नहीं हुई। आप देखिए 2-3 वर्षों में देखें तो सबसे पहले किया गया है, ये प्रयास किया गया है कि जो रूट्स हैं, जो जहां पर भी नशे की एक तरह से खेप अंदर आ सकती है भारत में, उन जगहों को चिन्हित किया गया है, वहां पर सख्ती बरती गई है, नशे को जब्त किया गया। तो निश्चित तौर पर ये बड़ा अभियान बनेगा और हम जानते हैं कि लाखों युवाओं को हम बचा सकेंगे जो अपने सपने को पूरा करेंगे और अपने सपने के जरिए भारत को आगे बढ़ाएंगे, भारत को विकसित बनाने में अपना योगदान करेंगे। बिल्कुल, भारत को विकसित बनाने में अपना योगदान करते हुए जरूर नजर आएंगे हमारे देश के तमाम युवा। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र, ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान की शुरुआत की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और आप देखिए युवा जो है जन जागरूकता अभियान भी इस पर चलाते हुए नजर आ रहे हैं। ये एनएसडी के युवाओं की तस्वीरें हैं जो कि नुक्कड़ नाटक के जरिए ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि युवाओं को किस प्रकार से आचरण करना चाहिए, कैसे नशे से मुक्त रह सकते हैं। और मिड डे प्राइम में अब बढ़ेंगे आगे। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से पहली बार आयोजित प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड यानी कि पीबीजी सोल्जर थॉन को हरी झंडी दिखाई है। और इस इवेंट में करियप्पा परेड ग्राउंड पहुंचकर 8000 धावकों ने हिस्सा लिया। राष्ट्रपति के साथ पूर्व सेना प्रमुख और मिजोरम के गवर्नर वीके सिंह भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति ने इस मौके पर विशेष डाक कवर का अनावरण किया। आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो की ये रिपोर्ट। यह इवेंट प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड की 253 साल पुरानी विरासत की याद में आयोजित किया गया है। यह दुनिया की एकमात्र एयरबॉर्न कैवेलरी रेजिमेंट और भारतीय सशस्त्र बलों की सबसे पुरानी रेजिमेंट है। यह कारगिल विजय के 27 साल पूरे होने का भी प्रतीक है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भारत फिट रहे, हमारा युवा फिट रहे, स्वस्थ रहे, तो भाव वही है। हम चाहते हैं कि हमारा युवा फिट हो और उसमें सोल्जर और उनके समकक्ष जो उनके रिश्तेदार हैं, संबंधी हैं, बाकी सिविलियन हैं, साथ साथ मिलें, साथ साथ दौड़ें। रन फॉर द सोल्जर्स, रन विद द सोल्जर्स। यह इवेंट पहली बार आयोजित किया जा रहा है और इसका मकसद
युवाओं को शारीरिक रूप से फिट रहने के लिए प्रोत्साहित करना है। सोल्जरथॉन एक ऐसा एफर्ट है जिसमें रन विद सोल्जर्स, रन फॉर सोल्जर्स का मैसेज है, से यस टू स्पोर्ट्स, नो टू ड्रग्स का मैसेज है। और आज ये दौड़ जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने फ्लैग ऑफ किया है, ये दौड़ पीबीजी के जो घोड़े और घुड़सवार हैं, जो कि एयरबोर्न कैवलरी है, उनको समर्पित है। और अब से ये एक एनुअल इवेंट है हमारे लिए। ये बहुत ही गर्व की बात है कि पीबीजी सोल्जरथॉन इनिशिएट किया गया। इससे पीबीजी के ट्रूप्स और घोड़े जो हैं सिटीजन्स के और नजदीक आते हैं और यूथ के लिए एक मैसेज जाता है कि आपने फिट रहना, ड्रग्स को नो बोलना और एक हेल्दी नेशन के डेवलपमेंट में योगदान देना। इस दौड़ में 8000 धावक हिस्सा ले रहे हैं। दौड़ को 3 अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। 3 किलोमीटर के लिए वीर दौड़, 5 किलोमीटर के लिए महावीर दौड़ और 10 किलोमीटर के लिए परमवीर दौड़। सोल्जरथॉन भारत में एक यादगार मैराथन सीरीज है जिसे पूर्व स्पेशल फोर्सेस ऑफिसर मेजर डॉक्टर सुरेंद्र पुनिया ने शुरू किया था। इसका मकसद भारतीय सशस्त्र बलों का सम्मान करना और युद्ध में घायल सैनिकों, पूर्व सैनिकों और पैराप्लेजिक पूर्णवास केंद्रों के लिए कल्याणकारी फंड जुटाना है। रन फॉर द सोल्जर, रन विद द सोल्जर। जी हाँ, इस नारे के साथ ये सोल्जरथॉन की शुरुआत हो गई है और मकसद एक ही है, न सिर्फ हमारे युवाओं को खेलों के तरफ बढ़ावा देना है बल्कि उन्हें ड्रग से भी दूर रखना है। कैमरामैन मोंटी के साथ मैं विशाल बरिस्टो, डीडी न्यूज, राष्ट्रपति भवन। और मिड डे प्राइम में अब बात करेंगे झारखंड की। जी हां, झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और धांधली और घोटालों के आरोपों के बीच सड़कों पर छात्रों का गुस्सा बढ़ रहा है। जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों और युवाओं का आंदोलन लगातार तेज हो रहा है। रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में अभ्यर्थियों का अनिश्चितकालीन धरना 1 हफ्ते से ज्यादा समय से जारी है। प्रदर्शनकारी भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, कथित गड़बड़ियों की सीबीआई से जांच और विवादित भर्तियों पर निष्पक्ष कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि वर्षों की तैयारी के बावजूद बार बार सामने आ रहे विवादों और देरी से हजारों युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ विधानसभा से लेकर संसद तक विपक्ष सरकार को घेरने में जुटा हुआ है। बीजेपी ने हल्ला बोला है और हल्ला बोलते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस्तीफे की मांग तेज कर दी है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई जा रही है। छात्रों के भविष्य को लेकर उठे सवाल सोरेन सरकार के लिए बड़ी राजनीतिक चुनौती बनते नजर आ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। झारखंड भर्ती विवाद पर छात्रों का आंदोलन और तेज होता जा रहा है। गुस्से में है झारखंड के छात्र। रांची में अभ्यर्थियों का अनिश्चितकालीन प्रदर्शन लगातार जारी है। झारखंड में जारी छात्रों का आंदोलन सवालों में घिरती नजर आ रही है हेमंत सरकार। आपको बता दें कि जेपीएससी, जेएसएससी अभ्यर्थियों का अनिश्चितकालीन धरना है। रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में डेरा डाला हुआ है। झारखंड में गुस्से में नजर आ रहे हैं छात्र, न्याय मिलने की बात कर रहे हैं। न्याय मिलने तक इस आंदोलन को जारी रखने की बात कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि बड़ी संख्या में छात्र और छात्राएं यहां पर जुटे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन में बात कर रहे हैं कि जब तक न्याय नहीं मिलता आंदोलन उनका जारी रहेगा। हमारे सहयोगी दिवाकर कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दिवाकर, बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पर जूं रेंगती नजर नहीं आ रही है। देखिए सरला, निश्चित तौर पर आप जो तस्वीरें हैं वो लगातार अब दिख रहा है। आज जब हम सुबह यहाँ से लाइव कर रहे थे उस दौरान उतनी भीड़ नहीं थी जो भीड़ अभी देखने को मिल रही है। तो लगातार जो छात्रों का हुजूम है वो यहाँ पर उमड़ने लगा है और ये सिर्फ अब रांची के छात्र यहाँ नहीं है बल्कि राज्य के सभी 24 जिलों से छात्र यहाँ पर पहुँचने शुरू हो गए हैं। और जब हम सुबह बात कर रहे थे तो ये था कि इनके पास खाने के लिए सामान नहीं था, लेकिन अब राज्य के जो दूसरे राज्य हैं, बेंगलोर से, मुंबई से, इन जगहों से इनके खाना यहाँ पर पहुँचने लगे। हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि आपको थोड़ी सी वो तस्वीर दिखाएं कि किस तरह के यहाँ पे नज़ारे हैं। देखिए
अब ये लगातार जो आंदोलन है, ये एक सत्याग्रह के राह पर ये लोग आगे बढ़ चले हैं और लगातार आंदोलन को ये मुखर कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई भी प्रतिनिधि अब तक इनसे मिलने नहीं आया है और इनकी मांग है कि लगातार सिर्फ सरकार जो है वो सीआईडी जांच कराकर इस मामले की लीपापोती कर रही है, जबकि झारखंड में पिछले 5-6 वर्षों में जो तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं हुए हैं उनमें कहीं ना कहीं अनियमितताएं हुई है, किसी में पेपर लीक हुआ है, कहीं धांधली हुई है और पैसे लेकर जो नौकरी है उसे बेचा गया है। तो इन तमाम मांगों पर अपनी न्याय को लेकर छात्र डटे हुए हैं और ये आंदोलन उनका 1 हफ्ते से चल रहा है और अब चूंकि अगले हफ्ते जो शुरू होने वाला है विधानसभा का सत्र, उस दौरान इन लोगों ने विधानसभा को भी घेरने की घोषणा की है और उसके साथ ही जो भारतीय जनता पार्टी है, आजसू पार्टी है, जो तमाम विपक्षी दल हैं वो लगातार अब सड़कों पर उतर रहे हैं और इन युवाओं को, इन छात्रों को उन राजनीतिक दलों का भी साथ मिल रहा है। जी सरला। बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि जो राष्ट्रीय स्तर के नेता है, जब दिल्ली में आंदोलन चल रहा था उस समय बड़े मुखर होकर सामने आ रहे थे। पेपर लीक के मामले हम जानते हैं पिछले कई सालों से अनेक राज्यों में होते रहे हैं और ऐसे में अब जब झारखंड में ये बात उठ रही है, छात्रों का आंदोलन हो रहा है, तो वहां पर राष्ट्रीय स्तर के वो तमाम नेता क्यों नहीं पहुंचते हुए नजर आ रहे? देखिए, निश्चित तौर पर छात्र नेताओं का, विद्यार्थियों की ये भी मांग है कि ये दोहरा चेहरा नहीं दिखना चाहिए। अगर दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना हो रहा था, प्रदर्शन हो रहा था और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर ये हल्ले हो रहे थे, तो वैसे में अगर राहुल गांधी उस मंच पर जाते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री आवास का घेराव करते हैं, तो चूंकि झारखंड में जो सरकार चल रही है उसमें कांग्रेस का भी समर्थन है, तो वैसे में उनकी जो चुप्पी है वो सवाल खड़े करती है और लगातार ये जो छात्र आंदोलन के नेता हैं वो भी मांग कर रहे हैं कि कांग्रेस को मुखर होना चाहिए, उनको भी हमारी मांग के समर्थन में आना चाहिए, ये दोहरा चेहरा नहीं दिखना चाहिए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ इन युवाओं को साथ दिया है, उसके बाद ये मामला थोड़ा तूल पकड़ता हुआ भी नजर आ रहा है। कल राज्य के सभी जिलों में जो छात्र भारतीय जनता युवा मोर्चा है उनके कार्यकर्ताओं ने डीसी के नाम पर आवेदन दिया था और उसके बाद उन लोगों ने लगातार मामले को उठाया है और लगातार ये प्रदर्शन अब उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। दिवाकर, हम चाहेंगे कि अगर वहां पर कुछ छात्र आपसे बात कर सकते हो तो उनसे बात कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए कि छात्रों की असल में मांगे क्या है, क्या सोच रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर जो छात्रों की मांग है वो बहुत ही वैध मांग है कि किस तरीके से जो छात्रों की मांग लगातार की जा रही है। हम चाहेंगे कि कुछ छात्र नेता से आपको बात कराएं और उनकी बात को हम रखें। किस तरीके से आप लोग, क्या मांग है और क्या न्याय की उम्मीद लेकर आप चल रहे हैं? सर, हमारी मांग जो है वो क्रिस्प एंड क्लियर है सर। शुरू दिन से हमारी 2 प्रमुख मांगे हैं सर। पहला कि जो 14 जेपीएससी पीटी 2023 और 2025 का जो बैकलॉग एग्जाम है उसको इमीडिएट तौर पर रद्द किया जाए। उस पर सर कोई सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इन्वेस्टिगेट करे सर, क्योंकि सीआईडी पे हमें बहुत ज़्यादा भरोसा है नहीं। उसी पे उसका एक सब पॉइंट है सर कि 11 to 13 जेपीएससी मेंस की जो कॉपी है वो जो अभ्यर्थी हैं उनके ओटीआर में सर डिजिटल तौर पे अपलोड कर दी जाए। दूसरा मांग है सर कि जो अभय तिवारी की गिरफ्तारी हुई है जेएसएससी सीजीएल मामले में, सर उसकी संलिप्तता किसी भी एग्जाम में पाई जाती है तो उस एग्जाम में भी ईडी और सीबीआई का, जो ईडी या सीबीआई का जांच होनी चाहिए और उसको भी रद्द किया जाना चाहिए सर। ये 2 प्रमुख मांग किया जाना चाहिए। सिर्फ जेपीएससी परीक्षा को रद्द करने की बात नहीं है सरला, कई और परीक्षाओं को रद्द करने की मांग है। क्या आप लोगों की मांग है? सर, सबसे पहले तो मैं आपको सॉरी बोलना चाहूँगा कि आपने बोला कि छात्र नेता, हम लोग छात्र नेता नहीं हैं, बल्कि वी आर प्योरली स्टूडेंट। हाँ, ठीक है। बात रही कि जेपीएससी के साथ साथ जेएसएससी सीजीएल एक बहुत बड़ा विवाद है। 10 साल से चलने वाली भर्ती परीक्षा, मतलब 10 साल से लगातार विवाद में रहने वाली, और अंत में उसका निराकरण भी विवाद से ही किया गया है और कंप्लीट उसका निराकरण नहीं हो पाया। सर, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा उसका इतिहास हाल ही का। 2024 के जनवरी में एग्जाम उसका होती है, उसमें पेपर आउट होता है, उसको खुद ही सरकार रद्द करती है। 21 और 22 सितंबर 2024 को पुनः एग्जाम होती है और इस समय तो इस लेवल का हैंडल किया जाता है। हाँ, अभी धरने पे बैठी हुई है, क्या महत्वपूर्ण मांग आप लोगों की? सर देखिए, हम लोग ना बहुत उम्मीद से झारखंड को मतलब अलग कराए, है ना। हमें ऐसा लगता था कि जब झारखंड अलग हो जाएगा तो हमारे यहाँ विद्यार्थियों के, छात्रों की मांगों को मानी जाएगी और हमें सही समय पे नौकरियाँ मिलेंगी। लेकिन जब से झारखंड अलग हुआ है सर, मैं बता दूं, यहाँ पर जेपीएससी आप जानते हैं सिविल सेवा राज्य की सबसे बड़ी सेवा होती है और यहाँ प्रत्येक वर्ष
कंडक्ट की जानी चाहिए। हमारे साथ छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड को आप देखेंगे, उनके यहाँ 22 मतलब सिविल सेवाएं हो चुकी हैं और हमारे झारखंड में नहीं हुई है 14। तो ये भी है कि एक परीक्षा कैलेंडर भी यहाँ बनना चाहिए और लगातार ये मांग जो है वो मुखर हो रहा है। क्या आप लोग भी धरने पे बैठे हुए हैं? देखिए, हमारा जो छात्र लोग हैं अनशन पे इसलिए बैठे हैं क्योंकि जेपीएससी में, जेएसएससी में, झारखंड की जितनी भी परीक्षाएं हैं सर, उन सब के खिलाफ हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम सब बैठे हुए हैं। सरकार हमारी मांगे अभी तक मानी नहीं है, ना हमसे कोई बात करने आया हम सभी सबसे। तो बताइए हम लोग क्या करें? हम उस सिस्टम के खिलाफ है। आप देखेंगे जेपीएससी में ग्रहण लगा हुआ है, वो ग्रहण लगा हुआ है और उस सिस्टम के खिलाफ इन लोगों का आंदोलन है। और लगातार ये छात्र हैं किस तरीके से मायूस है कि कोई भी सरकार का प्रतिनिधि या नुमाइंदा अब तक इनके पास नहीं पहुंचा है और ये अपनी मांगों को लेकर लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी तरीके से ये दिन और रात पिछले हफ्ते भर से डटे हुए हैं। क्योंकि मौसम अभी देखिए, बारिश थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी, इसके बावजूद ये सारे छात्र इसी तरीके से यहाँ बैठे हुए हैं और अपने आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज जो है सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ये छात्र। बहुत बहुत धन्यवाद दिवाकर जी, ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। आप अपनी नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे संपर्क करेंगे। फिलहाल मिड डे प्राइम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहाँ विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम और मिड डे प्राइम में अब बात होगी 7 राज्यों में किस प्रकार से आसमानी आफत आई हुई है। जी हाँ, देश के कई राज्यों में बारिश और बाढ़ का असर जो है देखने को मिल रहा है। पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई हुई हैं। हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश से भूस्खलन और फ्लैश फ्लड का खतरा जो है वो बढ़ गया है। 100 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। तो गुजरात में भारी बारिश के कारण कई एक इलाकों में जल भराव की स्थिति है। ये 6 तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। सौराष्ट्र क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित है और 6 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बात करें हम असम की, तो असम में बाढ़ की स्थिति में थोड़ा सुधार जरूर हुआ है, लेकिन संकट अभी खत्म नहीं हुआ है। 7 जिले अब भी बाढ़ की चपेट में हैं और करीब 1,78,000 लोग प्रभावित हैं। 349 गांव में बाढ़ का असर बना हुआ है। ओडिशा में बाढ़ का असर धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन महानदी बेसिन में खतरा बना हुआ है। निचले इलाकों में प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में भी भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ से हालात गंभीर बने हुए हैं। प्रशासन राहत और बचाव के कार्यों में जुटा हुआ है। आपको बता दें कि असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार देखने को मिल रहा है। 7 जिलों के 349 गांव बाढ़ की चपेट में हैं और राहत शिविरों में हजारों लोग रह रहे हैं। केरल में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से बाढ़, भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ जैसी घटनाओं में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल 12 जिलों में इस समय ऑरेंज अलर्ट जारी है। तो विभिन्न राज्यों में बाढ़ और भूस्खलन का ये असर देखने को मिल रहा है। केरल में 8 की मौत हुई है। कई जिले जलमग्न नजर आ रहे हैं। गुजरात में भी भारी जलभराव है। ओडिशा में महानदी उफान पर है। निचले इलाकों में खतरा है। असम में बाढ़ के हालात थोड़े सुधरे हैं, लेकिन अभी भी खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ने लगे हैं। लगातार बारिश से नदियों, गाड़गेदरों और नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में चिंता का माहौल है। जिला प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। पौन गदेरा का जलस्तर भी बढ़ गया है।
केदारनाथ धाम में भी मौसम खराब बना हुआ है। घने कोहरे और बारिश के चलते यात्रियों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने कुछ एक मार्गों पर ट्रैकिंग पर रोक भी लगाई है। और असम में बाढ़ का पानी तेजी से जहां उतर रहा है, वहीं धेमाजी और शिवसागर जिले में नदियों का जलस्तर एक बार फिर से खतरे के निशान से ऊपर दर्ज किया गया है। सबसे बुरा हाल है शिवसागर जिले का, जहां बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित ऊपरी असम के 4 जिलों शिवसागर, चराईदेव, जोरहाट और गोलाघाट में जिंदगी अभी भी पटरे पर लौटती भी नजर नहीं आ रही है। प्रभावितों को राहत पहुंचाने के लिए सरकारी और निजी स्तर पर कार्य चल रहा है। दिघौर नदी एवं धनसिरी नदी इलाके में खतरे के निशान से अभी भी ऊपर बह रही है। हालांकि शनिवार को कहीं से भी किसी के मृत होने की कोई एक सूचना नहीं मिली है। राज्य में मृतकों की कुल संख्या 82 है। बाढ़ से वर्तमान समय में अभी भी कुल 7 जिले बुरी तरह से प्रभावित बताए जा रहे हैं, जबकि शुक्रवार को प्रभावित जिलों की संख्या 5 थी। बाढ़ से बड़े पैमाने पर सड़क, पुल और अन्य आधारभूत ढांचे को नुकसान पहुंचा है। राहत और बचाव अभियान में एसडीआरएफ, सेना, सैनिक बल, एनडीआरएफ, डीडीआरएफ, एयरफोर्स, पुलिस, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं, एफ&ईएस, सर्कल कार्यालय, स्थानीय प्रशासन, नागरिक सुरक्षा, प्रशिक्षित स्वयंसेवक और अग्निशमन विभाग इसमें जुटा हुआ है। इस दौरान 3 नावें भी राहत कार्य में जुटी रहीं। असम के शिवसागर में बाढ़ प्रभावितों के लिए निःशुल्क भोजन भी बांटा जा रहा है। आज 5000 आदमी को खाने का इंतजाम किए हुए हैं और ये हमारा भी 10 दिन तक चलेगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी का कहना है कि आप लोग खाना भी ये करवाइए और पानी का भी दीजिए और भी जो जरूरत है वो दीजिए। और मेडिकल कैंप भी हम लोग कल से शुरू करने जा रहे हैं। और हमारे साथ अभी सीआरपीएफ की बहुत बड़ी टीम थी, जो वो लोग आके बेचारा खाना वगैरह सब बना के हम लोग को दिए। सारा अरेंजमेंट हम लोग करके उनको दिए हैं। और अभी हम लोग अंदर जाएंगे। अभी रास्ते में जिसको जरूरत है उनको हम लोग दे रहे हैं। और अंदर भी हमारी टीम गई है और अंदर भी जाके अभी और दूसरे जगह पे भी हमारे जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं। वहीं बात करें केरल की, तो केरल में भारी बारिश के बाद बाढ़, भूस्खलन और जलभराव के हालात और ज्यादा गंभीर हो गए हैं। राज्य में अब तक 8 लोगों की मौत हुई है, जबकि इतने ही लोग लापता बताए जा रहे हैं और 13 लोग घायल हुए हैं। बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित पथनमथिट्टा, इडुक्की और कोट्टायम जिले रहे। बारिश से 27 मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं, जबकि 196 घरों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। करीब 5792 लोगों ने 209 राहत शिविरों में पहुंचाया गया है उनको। और मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन ने कहा है कि प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता दी जाएगी। उन्होंने लोगों से खासकर पहाड़ी इलाकों में सतर्क रहने की अपील की है। और ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, लेकिन महानदी बेसिन में नदियों का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में खतरा बना हुआ है। कटक जिले में महानदी का पानी अंशुपा झील में प्रवेश कर गया है, जिससे झील के किनारे बने पार्क में पानी भर गया है और नौका टिकट केंद्र भी जलमग्न हो गया है। राज्य सरकार कटक, पुरी, जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा और खुर्दा सहित प्रभावित जिलों में स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने राहत और पुनर्वास के कार्यों की निगरानी के लिए 4 मंत्रियों को तैनात किया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में कई परिवार अब भी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। प्रशासन ने निचले और तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। इन सभी क्षेत्रों के बहुत सारे गांव पानी के घेर में अभी भी है। अभी स्थिति सुधार रही है। 1-2 दिन के भीतर नॉर्मल स्थिति पर आने वाले हैं। जिस तरह से बाढ़ का परिस्थिति पर नज़र सारी अधिकारियों को अभी तक भी बुलाया गया कि आपने पूरा नज़र रखें और मंत्री स्तरीय अधिकारियों को भी बोला गया कि जब पानी कम हो जाएगा, पानी कम होने के बाद ही 3 दिन का अंदर आकलन करना है। मिड प्राइम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाकर चलाई जा रही गाड़ियों को लेकर कई अफवाहें फैल रही हैं और जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं
उन दावों को IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। कानपुर IIT के इंजन रिसर्च लैब के प्रोजेक्ट साइंटिस्ट डॉक्टर ध्रुवराज करना ने अपनी शोध में बताया है कि E20 पेट्रोल से गाड़ियों का इंजन खराब नहीं होता है और ना ही कोई माइलेज में बड़ी गिरावट आती है। E20 पेट्रोल से चलाई जा रही गाड़ियों का ना इंजन खराब होता है और ना ही फ्यूल पंप खराब होता है। डॉक्टर ध्रुव ने बताया कि गाड़ी का माइलेज कई बातों पर निर्भर करता है। इसमें गाड़ी चलने का तरीका, ट्रैफिक की स्थिति, सड़क की गुणवत्ता, वहां की सर्विसिंग और ईंधन की गुणवत्ता भी शामिल है। शोध के मुताबिक BS4 और BS6 मानकों वाले मौजूदा वाहन E20 पेट्रोल के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। वर्तमान समय में क्या है कि E20 तक ऐसा हमने अपने शोध में पाया है कि ऐसा कोई प्रॉब्लम वर्तमान वाहनों और पुराने वाहनों में नहीं है। सो E20 तक हम लोग नॉर्मल यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी जो जानकारी जो चल रही है सोशल मीडिया पे, उस पर ध्यान ना दें। आप लोग अपनी उपभोक्ता पुस्तिका, जिसको इंग्लिश में यूज़र मैनुअल बोलते हैं, और समय समय पर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की जो गाइडलाइंस जारी की जाती हैं उस पर ध्यान दें और कोई भी अनावश्यक चीज़ों पे ध्यान ना दिया जाए। आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि 4 महीने तक लगातार बिकवाली करने के बाद विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी कि FPI ने भारतीय शेयर बाजार में जोरदार वापसी की है। जुलाई महीने में FPI ने भारतीय इक्विटी बाजार में 20,200 करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश किया है और इससे पहले जून में करीब 49,340 करोड़, मई में 32,963 करोड़, अप्रैल में 60,847 करोड़ और मार्च में 1,17,000 करोड़ रुपए से अधिक की निकासी हुई थी। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में अपेक्षाकृत स्थिर बाजार, बड़ी कंपनियों के आकर्षक वैल्यूएशन, कॉरपोरेट आय में सुधार की उम्मीद और वैश्विक स्तर पर कम होते दबाव ने विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है। इसके अलावा रुपये की स्थिरता और IT कंपनियों के उम्मीद से बेहतर तिमाही नतीजों ने भी निवेशकों की धारणा को मजबूत किया है। विशेषज्ञों के मुताबिक दक्षिण कोरिया और ताइवान जैसे बाजारों में अधिक उतार चढ़ाव और सेमीकंडक्टर सेक्टर में बढ़ते जोखिम के बीच भारत विदेशी निवेशकों के लिए अपेक्षाकृत सुरक्षित और भरोसेमंद निवेश गंतव्य बनकर उभरता नजर आ रहा है। वहीं अमेरिकी डॉलर पर दबाव कम होने और अमेरिकी ब्याज दरों के अपने उच्च स्तर के करीब पहुंचने की उम्मीद ने भी उभरते बाजारों में निवेश का माहौल बेहतर किया है। सिर्फ इक्विटी ही नहीं, जुलाई में भारतीय डेट मार्केट में भी विदेशी निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी है। FPI ने सामान्य मार्ग से 29,212 करोड़ रुपए और फुली एक्सेसिबल रूट के जरिए 3,033 करोड़ रुपए का निवेश किया। हालांकि जुलाई के इस वापसी के बावजूद वर्ष 2026 में अब तक विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाजार से 2,54,000 करोड़ रुपए की शुद्ध निकासी कर चुके हैं, जो कि पूरे 2025 में हुई 1,66,000 करोड़ रुपए की निकासी से भी कहीं अधिक है। आगे बढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय खबर का रुख करते हैं। क्या टेबल पर बैठेंगे US और ईरान? क्या जंग पर लग जाएगा पूर्ण विराम? जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ अभूतपूर्व स्तर की सैन्य कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार था, लेकिन ईरान और पश्चिम एशिया के कुछ एक देशों ने अनुरोध किया और उनके अनुरोध पर प्रस्तावित हमले को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल पर लिखे अपने बयान में कहा है कि संभावित समझौते की रूपरेखा पर सहमति बन गई है। इस समझौते से होर्मुज जलडमरू मध्य यानी होर्मुज स्ट्रेट को तत्काल, पूर्ण और बिना किसी शर्त के खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम से उत्पन्न खतरे का अंत शामिल होगा। उन्होंने कहा कि विश्व हित और ईरान के भविष्य को ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने फिलहाल सैन्य कार्रवाई रद्द करने का निर्णय लिया है। हालांकि ये निर्णय इस शर्त के साथ लिया गया है कि दोनों पक्ष शीघ्र ही एक अंतिम समझौते पर पहुंचेंगे। ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि इजराइल भी इस प्रतिबद्धता में अमेरिका के साथ शामिल है। उन्होंने सभी पक्षों से जल्द बातचीत पूरी कर समझौते को अंतिम रूप देने की अपील की है। वहीं इससे पहले सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप से फोन पर बातचीत कर ईरान के खिलाफ संभावित अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को लेकर चिंता जताई थी। सूत्रों के अनुसार सऊदी अरब को आशंका है कि अगर अमेरिका ईरान के ऊर्जा प्रतिष्ठानों या फिर बड़े बुनियादी ढांचे पर हमला करता है तो जवाबी कार्रवाई में ईरान
खाड़ी देशों की ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बना सकता है। तो हमारे साथ अखिलेश सुमन, हमारे सहयोगी संवाददाता, ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश, एक अच्छी खबर कह सकते हैं कि एक तरह से जो युद्ध का खतरा था वो कहीं ना कहीं टलता हुआ नजर आ रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा की है, आखिर क्या कुछ कारण बने जिनकी वजह से जो है राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा की है? देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप पर बहुत सारे दबाव हैं और एक दबाव, बहुत बड़ा दबाव है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी बंद है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने का तरीका यही है कि या तो मिलिट्री कार्रवाई करके ईरान को पूरी तरह से, खास करके उनका जो IRGC है, ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, उसको पूरी तरह से पंगु कर दिया जाए और नहीं तो फिर बातचीत का तरीका अपनाया जाए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो घोषणा की थी, अभी इस घोषणा के पहले उनकी अभी तक घोषणा ये थी कि आज की रात से वो बड़े पैमाने पे हमला करेंगे ईरान के अंदर। और उन्होंने यह भी कहा था कि ईरान के अंदर जो ऊर्जा संरचना है, ऊर्जा संरचनाओं पर हमला करेंगे, मतलब वहाँ के तेल के जो भंडार हैं उन तेल के भंडारों पर हमला करेंगे। तो इसे लेकर मुझे लगता है कि जो पूरे जो मध्य एशिया के देश हैं, उन मध्य एशिया के देशों में भी एक कंपन सी महसूस हुई, क्योंकि जिस तरीके से ईरान की रणनीति रही है कि ईरान टिट फॉर टैट करता है, अगर आप उस पर हमले करेंगे तो वो मध्य एशिया के देशों पर हमले करेगा। और जिस तरीके से ट्रंप ने कहा कि वो ऊर्जा संस्थानों पर हमला करेगा, तो मध्य एशिया के जो देश हैं उन पे ऊर्जा संस्थानों पर हमला करेगा ईरान। और इसके बाद जो है ट्रंप से बात की मोहम्मद बिन सलमान ने, जो क्राउन प्रिंस है सऊदी के, और उसके अलावा जो अन्य देश है वो भी अमेरिका के संपर्क में आए और उन्होंने कहा कि इस हमले को अभी टाला जाए और बातचीत की प्रक्रिया फिर से शुरू की जाए। मेरे जो सूत्र बता रहे हैं अभी साहिला कि दोहा में अभी जो ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधि मंडल हैं वहाँ मौजूद हैं और दोहा में इस पर बातचीत चल रही है कि किस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से ओपन किया जाए। क्योंकि देखिए, जो ईरान ने जो वादा किया था कि 17 अगस्त के बाद वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों से फीस की वसूली करेगा। 17 अगस्त आने वाला है, अगर ईरान उस पर कायम रहता है तो 17 अगस्त के बाद एक नई दुनिया हम देखेंगे जिसमें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को से निकलने वाले जहाज़ों से अमेरिका एक फ़ीस वसूल रहा है। और ये फीस कितना होगा इसकी कोई अभी तक मुकम्मल जानकारी नहीं है कि निश्चित तौर पे ईरान चाहता है कि इस फीस से जो उनको क्षति मिली है, वो क्षति हुई है, उस क्षति को वो पूरा करे। तो ये सारी चीज़ें हैं वो डोनाल्ड ट्रंप पे दबाव बनाई है और इसी वजह से उन्होंने हमले को वापस लेने की घोषणा की है। तो ऐसे में अखिलेश, क्या समझा जाए कि अब एक पूर्ण युद्ध विराम होता हुआ नजर आएगा या फिर ये युद्ध विराम आंशिक ही होगा? और साथ ही साथ इस पर ईरान का क्या कुछ वक्तव्य आया है, और साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि आगे क्या कुछ स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं? देखिए, ईरान का अभी तक कोई आधिकारिक वक्तव्य नहीं आया है, लेकिन वो ईरान, वहाँ के सूत्रों से ये खबर आ रही है कि यह कहना गलत है कि ईरान ने अनुरोध किया था डोनाल्ड ट्रंप से या अमेरिका से कि ये हमला रोका जाए, बल्कि जो इलाके के देश हैं उन देशों ने अनुरोध किया होगा ईरान अमेरिका से, और इसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने हमला बंद किया है। ईरान के जो सूत्र हैं, IRGC के वो सूत्र हैं जो बता रहे हैं कि ईरान अपनी तरफ से पूरी तरह तैयार था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, मतलब अमेरिका की तरफ से कोई हमला होता है, जैसा कि ऊर्जा संस्थानों पर उन्होंने कहा है, तो हम उसका जवाबी कार्रवाई, उसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह तैयार थे। और अगर अभी भी हमला होगा हमारे ऊर्जा संस्थानों पे, मतलब ईरान के ऊर्जा संस्थानों पे, तो ईरान हमले करेगा। तो मुझे लगता है कि ईरान ने अनौपचारिक तरीके से ये संदेश देने की कोशिश की है। और जहाँ तक आगे के भविष्य की बात है साहिला, तो आप जान रहे हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच का जो संघर्ष है, वो संघर्ष में कोई प्रेडिक्शन अभी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ईरान का एक स्टेटेड स्टैंड है और वो स्टेटेड स्टैंड, वो ईरान यह कह रहा है कि हमें न्यूक्लियर प्रोसेसिंग का राइट है। अब उसमें 60% जो प्रोसेस्ड यूरेनियम है उसे कहाँ रखा जाए, इस बात पर को लेकर कई तरह के मतभेद हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर मतभेद है और इसमें इतना संवेदनशील है कि थोड़ी सी भी प्रोवोकेशन किसी तरीके से होती है तो उस प्रोवोकेशन का जवाब आने लगता है। तो अभी नहीं कह सकते कि ये दीर्घकालिक संघर्ष विराम है, ये अभी कहीं और यही कहना होगा कि हम देखते हैं कि क्या होगा, एक दिन में क्या होगा, 2 दिन में क्या होगा, क्योंकि एक
फिंगर्स क्रॉस्ड जो कहते हैं कि वो फिंगर्स क्रॉस्ड रख के देखा जाए। लेकिन अभी तक जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो मुझे खबरें मिली है कि 156 जहाज वहाँ वेट कर रहे हैं पार करने के लिए, 10 जहाज अभी ट्रांजिट में हैं। तो ये कहा जा सकता है कि एक सकारात्मक स्थिति बनी है इस घोषणा के बाद, लेकिन वेट कर ले 12 घंटे 24 घंटे, उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी कि एक दीर्घकालीन युद्ध विराम की ओर ये बढ़ रहा है या नहीं। क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू की ट्रंप से मुलाकात के बाद लोगों की चिंताएं कहीं ना कहीं बढ़ गई थी कि अब आगे आखिर क्या होने वाला है। अब उन चिंताओं पर थोड़ी लगाम लगती हुई जरूर नजर आ रही है, लेकिन क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ईरान जो है अपना सरेंडर कर देगा? देखिए, बात सरेंडर के रूप में नहीं देखना चाहिए। ये जो भाषाई लड़ाई है ईरान और अमेरिका के बीच और पूरी दुनिया के बीच और यहाँ तक कि मीडिया में भी, जो एक नैरेटिव सरेंडर की या जीत की, इस तरह के नैरेटिव से बचने की कोशिशें हो रही हैं। क्योंकि जैसे ही आप कोई समझौते पे पहुंचते हैं तो समझौता मतलब होता है कि मिडवे पर आना, कि कुछ आपको छोड़ना पड़ता है, कुछ उनको छोड़ना पड़ता है, और इसे सरेंडर नहीं माना जाना चाहिए। सरेंडर का मतलब तो तब होता है कि युद्ध चल रहा है, सैनिकों ने हथियार डाल दिए, आपने उन्हें गिरफ्तार किया, तो इस तरह की स्थिति नहीं बनने वाली है। स्थिति यही बनेगी कि 2 कदम वो पीछे हटेंगे, 2 कदम आप पीछे हटेंगे, और एक बीच में एक लंबी दूरी तय होगी जिस पर कि विवाद बना हुआ है। तो ये स्थिति आ सकती है, सरेंडर की भाषा उचित नहीं होगा कल। चलिए, बहुत धन्यवाद अखिलेश, ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। और आगे बढ़ेंगे, अब बात होगी राष्ट्रमंडल खेल से जुड़ी खबरों पर नजर डालने की। तो आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे सहयोगी संवाददाता गौरव कुमार के पास। तो गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, ओवर टू यू। शुक्रिया शैला। और खेल जगत में इस वक्त आपको भी मालूम है कि किस तरह से कॉमनवेल्थ गेम्स का डंका जो है वो बज रहा है, जहां भारतीय एथलीट लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो राष्ट्रमंडल खेल 2026 के आज आखिरी दिन भारतीय दल अपने अभियान को शानदार अंदाज में समाप्त करते हुए यादगार बनाना चाहेगा, जिसमें जूडो और ट्रैक साइकिलिंग में मेडल जीतने के मौके होंगे। अवतार सिंह जूडो में चुनौती पेश करेंगे। वे पुरुषों के 100 किलोग्राम भार वर्ग में हिस्सा लेंगे। पुरुषों के 1000 मीटर टाइम ट्रायल में रोनाल्डो सिंह लैंथोजम अगुवाई करेंगे, जबकि हर्षवीर सिंह सेखो और दिनेश कुमार पुरुषों की 40 किलोमीटर पॉइंट्स रेस में हिस्सा लेंगे। ग्लासगो 2026 के समापन समारोह में 20 मिनट के सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ भारत आधिकारिक तौर पर कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 के मेजबान के तौर पर जिम्मेदारी संभालेगा। वहीं राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय मुक्केबाज अंकुश पंघाल का कहना है कि उन्हें प्रतियोगिता में पदक जीतने की पूरी उम्मीद थी। डीडी न्यूज के साथ बात करते हुए उन्होंने सरकार और बॉक्सिंग फेडरेशन का आभार जताया। अंकुश से खास बात की हमारे सहयोगी नारायण सिंह ने। भारतीय बॉक्सर्स ने कॉमनवेल्थ गेम्स में इतिहास रचा, 7 गोल्ड मेडल और 3 सिल्वर, ऐतिहासिक प्रदर्शन है। इस वक्त हमारे साथ अंकुश, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता। अंकुश, बिग परफॉर्मेंस है, क्या वजह मानते हैं कि भारतीय बॉक्सर इतना आगे बढ़ रहा है, इतना रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया? ये तो बस हमारी इंडिया टीम सपोर्ट कर रही है, BFI सपोर्ट कर रही है, और उसी की वजह से ये रिजल्ट आया है और आगे भी ऐसे आता रहेगा। आपकी बाउट देखिए, बहुत ही शानदार थी, टेक्निकली बहुत सुपीरियर लगे, आप टेक्निकली बहुत साउंड लगे और कहीं प्रेशर नहीं लिया, काफ़ी मुस्कुरा रहे थे फाइट के बीच में। तो क्या इससे अंदर से प्रेरणा आती, कैसे आप प्रेशर को इससे रिलीज़ करते हैं? आप प्रेशर तो आता तो है, लेकिन फिर वो शो करना नहीं है ना, क्योंकि अपोनेंट को पता लग जाएगा कि प्रेशर में है। पर लेकिन प्रेशर तो हर किसी को आता है कि पहला राउंड 5-0 से हार गए तो प्रेशर आता ही है। लेकिन ये था कि हाँ, बाउट लेनी है कैसी भी हो जाए। और इस अपोनेंट से मैं पहले भी अपने इंडिया में हुई थी वर्ल्ड कप, तो उसमें लॉस हो गया था कट लगने की वजह से। तो अब की बार ये था कि हाँ, जीतना है। पूरी उम्मीद थी कि कॉमनवेल्थ गेम्स में जब आ रहे थे, जो प्रिपरेशन थी कि ऐसा ऐतिहासिक प्रदर्शन होगा, तो पूरा इसका कॉन्फिडेंस थे आप लोग? हाँ, इसका हम पहले ही 15 दिन पहले ट्रेनिंग कैंप था, इधर ही आगे थे और पूरी तैयारी थी कि यहाँ से कुछ करके ही जाना है। अगला टारगेट क्या होगा? अभी 1 महीने बाद एशियन गेम है, उसकी तैयारी है। बिल्कुल, हमारे बॉक्सर्स तैयार हैं अगले पड़ाव के लिए। यहाँ पर उन्होंने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया, 7 गोल्ड मेडल जीते जो कि ऐतिहासिक है, और 3 सिल्वर मेडल जीते। अब अगला पड़ाव उनका एशियन गेम है और उसके बाद उनकी निगाहें LA ओलंपिक्स में भी हैं।
और कोशिश यही रहेगी कि वहाँ भी ये भारत का जो परचम है, झंडा है, तिरंगा है, उसको ऊंचा लहराएं। कैमरा पर्सन स्टालिन प्रभु के साथ नारायण सिंह, डीडी न्यूज़, ग्लासगो। तो वहीं राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारतीय एथलेटिक्स टीम का भी शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। गुरवीर सिंह ने पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा। वो इस प्रतियोगिता के 5000 मीटर स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। इसके साथ ही एक ही संस्करण में 2 एथलेटिक्स पदक जीतने वाले भी वो पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए। और अब बात करते हैं बैडमिंटन की, जहां भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी तन्वी शर्मा ने इतिहास रचते हुए चीनी ताइपे ओपन सुपर 300 का महिला खिताब, एकल खिताब जो है वो अपने नाम कर लिया। 17 साल की तन्वी ने फाइनल में वियतनाम की न्यूगेन थुई लिन को सीधे गेम में 21-16, 21-16 से शिकस्त देकर के करियर का पहला BWF वर्ल्ड टूर सुपर 300 खिताब अपने नाम किया। इस जीत के साथ वो 2008 में साइना नेहवाल के बाद चीनी ताइपे ओपन का महिला एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। तो शैला, ये थी खेल जगत से जुड़ी हुई बड़ी तमाम खबरें, जो कि जहां पर मैं देखा कि किस तरह से कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय एथलीट जो हैं वो अपनी कामयाबी का डंका जोर शोर से बजा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव, ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ मिड डे प्राइम के इस अंक में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।